Hello everyone, today I will discuss terms regarding surface tension. Terms regarding surface tension. तो कुछ terms है इसको हमको explain करना है. Terms regarding surface tension. कुछ important terms जो surface tension में आने वाले हैं, जैसे cohesive force, adhesive force, molecular range, और sphere of influence. These are some important terms regarding surface tension. We have to discuss cohesive force. Force of attraction between two particles of same material. Same material is called cohesive force. This is the definition of cohesive force. अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही बात हो रही है. जैसे एग्जांपल 4, जैसे आप देख लो, ये कोई कंटेनर है और इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है. अब वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच मान लो 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर का, एग्जैक्टली बहुत क्लोज होंगे मॉलिक्यूल्स, बट हमने ये आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है. अगर मान लो वाटर के 2 मॉलिक्यूल है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पर वाटर का ही 2 मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है, दैट इज ये जो फोर्स लग रहा है इनके बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही कोहेसिव फोर्स है. क्योंकि ये वाटर के ही 2 मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, ठीक है. तो दिस फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. अब देखो, इसको आप सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स कहां दिखता है, सबसे कम कोहेसिव फोर्स किसमें होता है? तो वाटर में जो होता है. कोहेसिव फोर्स इज वीक इन वाटर, वाटर में जो है कोहेसिव फोर्स बहुत वीक होता है. क्यों होता है? जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पानी कहीं पर गिर गया तो थोड़ी देर के बाद देखना वो बूंदा बूंदा बन जाता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एकदम चिपक पूरा एक जगह पे ही रहता है पानी, ठीक है. कहीं अगर फ्लैट सरफेस पे कहीं पर भी पानी गिरेगा तो आपको समझ में आएगा कि बिखर जाता है पानी. क्या है? बिखर जाता है, यानी वो ब्रेक हो जाता है, डिफरेंट ब्रेक हो जाता है ड्रॉपलेट्स में, ठीक है. तो क्योंकि कोहेसिव फोर्स बहुत वीक है इसलिए ब्रेक हो जाता है, ठीक है. और ये कोहेसिव फोर्स का फिनोमेनन आपको वहां पर भी दिखेगा जब वाटर का 2 ड्रॉप काफी अगर क्लोज होगा तो आप देखोगे कि वो सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल कोहेसिव फोर्स ही उसका काउज है, ठीक है. एक और चीज, अगर कोहेसिव फोर्स आपको स्ट्रॉन्ग कहां पर दिखेगा, तो कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन मर्क्यूरी, यानी Hg. मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगा और ये आप फील भी कर सकते हो रियल लाइफ में. थर्मामीटर तो आपने देखा ही है, उसको ब्रेक करते हो तो क्या निकलता है? मर्क्यूरी निकलता है. अब जो भी मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट आपके हाथ में आया है ना, उसको आप ब्रेक करके देखना, आप उसको कोशिश करना कि वो 2 डिफरेंट ड्रॉप उसका बन जाए. बहुत मुश्किल होगा, बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं है.
ठीक है, तो वहां पर कोहेसिव फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो कोहेसिव फोर्स किस में स्ट्रांग होगा? मर्क्यूरी में। और कोहेसिव फोर्स वीक किस में होगा? एग्जैक्टली वाटर में। ठीक है, तो ये कुछ लाइव एग्जांपल है कोहेसिव फोर्स का। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे एडहेसिव फोर्स। ठीक है, force of attraction between two particles of different material is called adhesive force। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो दिस इज मटेरियल ए एंड इसके ये मटेरियल है। अब यहां पर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दिस इज एडहेसिव फोर्स, दिस इज एडहेसिव फोर्स। इसका कुछ लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन chalk and board। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चॉक एंड बोर्ड। चॉक और बोर्ड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो एडहेसिव फोर्स हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कुछ आपने देखा होगा, जैसे फेविकॉल के डब्बे पे क्या लिखा होता है? एडहेसिव। इसका काम ही क्या होता है? डिफरेंट टाइप के मटेरियल को चिपकाना। जैसे क्या करता है फेविकॉल? क्या करता है, मान लो पेपर को आपने वॉल में चिपका दिया। ठीक है, तो फेविकॉल भी एक टाइप का क्या है? एडहेसिव ही है। क्लियर? मॉलिक्यूलर रेंज, ये रेंज क्या है? ये मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? एग्जैक्टली द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच intermolecular forces can act, known as molecular range। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट कर सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब, इंटर का मतलब दो के बीच में, ठीक है, और मॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच वाला जो फोर्स होता है वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में का वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक ये फोर्स एक्ट करता है। एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो रेंज होता है, मॉलिक्यूलर रेंज एग्जैक्टली होता है, बहुत कम होता है ये रेंज, बहुत ही ज्यादा कम होता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ओवरऑल अगर आप इसको सोचो तो ये 1 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर 1 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा तभी इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, एक्ट होगा, तभी इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूलर रेंज का यही मतलब है। इस डिस्टेंस से अगर हम ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा देंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये एग्जैक्टली है क्या? मान ये होता क्या है? इफ ए मॉलिक्यूल is at center, then an imagined sphere of radius equal to molecular range of radius is equal to molecular range, which is 10 to the power -7 सेंटीमीटर रेडियस पर मान लें, is called sphere of influence। यानी this sphere is imaginary sphere of influence। क्लियर? अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये एक
किसी भी, मान लो कोई, ये कोई फ्लूइड मान लो, इसमें कोई लिक्विड है, ठीक है, वाटर ही मान लो या फिर कुछ, क्लियर। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, इसके आसपास तो बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, इसके चारों तरफ बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, यहां पर हमने डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिखा दिया है आपको, ठीक है। तो मान लो ये मॉलिक्यूल और इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां भी इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहाँ इधर इनके बीच में लग रहा होगा, यहाँ इधर इनके बीच में लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा तो चारों तरफ होगा, ऐसा तो इसी को आप रेडियस मान के चारों तरफ एक स्फीयर मान लो, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल होगा और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच भी, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल होगा और इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर हो जाएगा किसी भी लिक्विड बॉडी के अंदर। एग्जैक्टली ये सर्किल नहीं है क्योंकि दिस इज लिक्विड बॉडी, तो इस मॉलिक्यूल के आगे भी एक मॉलिक्यूल होगा जहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, पीछे भी होगा, इस साइड, यानी चारों, ऐसे ही नहीं, ऐसे भी हर तरफ से होगा, ठीक है। तो दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तब कहलाएगा जब ये जो रेडियस होगा एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होगा। तो दिस इज इमेजिनरी स्फीयर एंड दिस इमेजिनरी स्फीयर इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन, तो पॉइंट वाइज इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर, क्यों, आपको पहले ही बताया हुआ है, सरफेस टेंशन तो फोर्स है नहीं, फोर्स तो है नहीं। एग्जैक्टली सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये तो स्केलर है, ठीक है। दूसरी चीज, सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन nature of liquid and does not depends upon surface area. It does not depends upon free surface area of liquid. सरफेस टेंशन सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है लिक्विड के, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस टेंशन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ surface tension decreases. And becomes zero at critical temperature. एक टेम्परेचर ऐसा होगा जो डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वाटर के लिए कुछ और होगा और मटेरियल के लिए कुछ और होगा। क्रिटिकल एंड बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर हर लिक्विड का होगा जिस पर उसका सरफेस टेंशन जीरो होगा, क्लियर। सरफेस टेंशन depends upon
डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर फोर्सेस। एग्जैक्टली इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ही सरफेस टेंशन आता है। सरफेस टेंशन आता है क्योंकि फोर्स एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए सरफेस टेंशन आता है। क्लियर? तो सरफेस टेंशन फुल्ली किस पे डिपेंड करता होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर ही डिपेंड करता होगा। सरफेस टेंशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन impurities added to the fluid, to the liquid। ये डिपेंड करता है आपने इम्प्योरिटी कैसा मिलाया है। तो ये केस डिपेंडेंट है, मे इंक्रीज भी हो सकता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज भी हो सकता है, मे डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये केस डिपेंडेंट चीज है, ठीक है। इम्प्योरिटी सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल, इस बात पे भी डिपेंड करेगा इंक्रीज और डिक्रीज सरफेस टेंशन का। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी, इस चीज को हम समझते हैं। आप एक कंटेनर ले लो और इसमें किसी लिक्विड को रख दो ऐसे, इसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, क्लियर? इनसाइड आप एक मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के साथ क्या है कि इसका नेबरिंग मॉलिक्यूल बहुत सारा है, इसका नेबरिंग मॉलिक्यूल बहुत सारा है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो आप सोचो इस मॉलिक्यूल पे ये वाला मॉलिक्यूल इधर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा रहा होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड भी तो एक मॉलिक्यूल है, वो भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इधर लगा रहा होगा। ये वाला मॉलिक्यूल इधर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा रहा होगा और ये वाला मॉलिक्यूल, इसका जस्ट अपोजिट वाला मॉलिक्यूल इधर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा रहा होगा। ये वाला मॉलिक्यूल इधर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा रहा होगा और ये वाला मॉलिक्यूल इधर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा रहा होगा और ये वाला मॉलिक्यूल इधर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा रहा होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स है, इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स है वो तो जीरो है, क्योंकि सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर चुके हैं? कैंसल्ड आउट कर चुके हैं। यानी ये स्टेबिलिटी में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये कैसे इक्विलिब्रियम में? ये स्टेबल है, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अंदर वाला जो एकदम कंप्लीटली इनसाइड जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है, वो सारा का सारा मॉलिक्यूल किसमें? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स जीरो तो इक्विलिब्रियम में। बट अगर आप सरफेस का कोई मॉलिक्यूल अगर आप पिक करो तो इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल तो है, इसके इस साइड मॉलिक्यूल, इस साइड और इस साइड मॉलिक्यूल है, ये सारा का सारा मॉलिक्यूल इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये सारा का सारा मॉलिक्यूल इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। बट इस यहाँ पर तो ओपन सरफेस है, यानी फ्री सरफेस है, और यहाँ पर तो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब नेट फोर्स तो नेट फोर्स इस पे ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं। इट मींस इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, आप यहां ध्यान दे दो, इस मॉलिक्यूल पे ये फोर्स तो ये फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, बट इस फोर्स और इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट तो आएगा, और ये वाला फोर्स तो है, यानी नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल का नाम अगर आप ए रख दो और इस मॉलिक्यूल का नाम बी रख दो, तो बी मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स आ जाएगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा। ये नेट फोर्स होगा और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा इस पे, एग्जैक्टली डाउनवर्ड नेट फोर्स होगा कुछ। अब जब डाउनवर्ड नेट फोर्स होगा तो ये वाला पॉइंट, ये सरफेस पर का सारा मॉलिक्यूल जो होगा वो एक स्ट्रेच में होगा, ठीक है। यही तो रीजन है सरफेस टेंशन का। एक स्ट्रेच होगा सरफेस टेंशन,
एक स्ट्रेच होगा सरफेस पे इस वजह से, ठीक है, और दिस इज द रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस पर का जितना भी मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो सरफेस पे एक वायलेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यही वायलेंस की वजह से सरफेस पे जो वायलेंस एग्जिस्ट करेगा, इसी वायलेंस को हमने क्या नाम दे दिया, सरफेस एनर्जी। यानी ये सरफेस पे एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वायलेंस बोल सकते हो या फिर हलचल, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, सरफेस एनर्जी, ठीक है, यही कहलाएगा सरफेस एनर्जी। क्लियर? अब आप देखो, मान लो सरफेस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लो दिस इज ए बाय टी, ठीक है। अब मान लो इसमें है ना यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, यहां तक, ठीक है, यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, यहां तक इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, यहां तक। क्लियर? तो अगर सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो मान लो ये सरफेस है और ये जो लिक्विड है, ये जो भी लिक्विड है, इसका सरफेस टेंशन तो आपको दिया हुआ होगा। लिक्विड का सरफेस टेंशन कुछ भी दिया हुआ रहेगा, लिक्विड का सरफेस टेंशन तो गिवन होता है। अब मान लो ये सरफेस का रेडियस, ये जो बाल्टी का जो शेप है, जो सरफेस का जो शेप हो जाएगा यहाँ पर, वो तो ऑब्वियसली सर्कुलर होगा। अब मान लो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो एग्जैक्टली सरफेस एनर्जी को जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम लोग वो इस फॉर्मूले से करते हैं, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ फ्री सरफेस, यही हो जाता है सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। अगर इस केस में देखो, इस केस में मान लो इस लिक्विड का सरफेस टेंशन दिया हुआ है, इसमें जो भी लिक्विड भरा हुआ है इसका सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है T। तो इसका जो सरफेस एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी सरफेस एनर्जी वो क्या, इस लिक्विड का तो सरफेस टेंशन दिया हुआ है और फ्री सरफेस का जो एरिया है वो तो सर्कुलर एरिया है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग सरफेस एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? तो सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट करने का सिंपल सा यही तरीका है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। क्लियर? तो यहां पर जो हो जाएगा, इस केस में जो हो जाएगा सरफेस एनर्जी वो ये हो जाएगा। सरफेस एनर्जी पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, ए बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर स्प्लिट्स अप, यानी टूट जाता है इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स, देन कैलकुलेट द चेंज इन सरफेस एनर्जी इफ S is the surface energy, if S is the surface tension of liquid drop। चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है। तो आप देखो, जैसे आप देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक बड़ा सा ड्रॉप होगा, कोई लिक्विड ड्रॉप, इसका रेडियस R है। अब ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है, कितने छोटे छोटे कितने ड्रॉप्स में, छोटे मान लो छोटे 27 ड्रॉप्स में टूट जाता है। और सारे का रेडियस मान लेते हैं यार, ये इन सारे का रेडियस कुछ मान लो यार, यहाँ से, यानी 1 2 3 4, ये 27 नंबर का ड्रॉप है, ठीक है, सारे का रेडियस R, स्मॉल r मान लो। दिया हुआ क्या है, कैपिटल R, यानी बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस दिया हुआ है, और ये रेडियस आपको पता नहीं है, तो आप जानते क्या हो, कोई भी चीज कितना भी ब्रेक हो जाए, कितने भी टुकड़ों में बढ़ जाए, उनका वॉल्यूम तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो आप ये कर सकते हो, इनका जो भी वॉल्यूम होगा अकेले का, इन 27 पीस छोटे ड्रॉप का भी वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, यानी वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम तो बराबर ही होगा। इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और इन 27 पीसेस का वॉल्यूम 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब कैपिटल, ठीक है, 4/3 पाई तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब जो हो गया ये R क्यूब जो आ गया वो कैपिटल R क्यूब अपॉन 27 आ गया। क्लियर? यानी R जो आ गया, अगर 1/3 इस पे पावर 1/3 होगा तो 3 से तो 3 तो R/3 हो जाएगा ये, ठीक है, इतना तो पता है आपको। तो आप देखो सरफेस एनर्जी इनिशियल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया इनिशियल पहले निकाल लो। एरिया इनिशियल क्या होगा, बड़े वाले ड्रॉप का एरिया, यानी ये स्क्वायर ही है तो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा,
सरफेस टेंशन इंटू एरिया इनिशियल। तो सरफेस टेंशन तो T होता है, एरिया इनिशियल क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह एरिया फाइनल, एक जॉब का फाइनल एरिया कितना हो गया, एक जॉब का फाइनल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और वैसा वैसा कितना ड्रॉप है 27 ड्रॉप है। तो 27 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया ये 27 इंटू 4 पाई, और ये जो आर है वो कितना आया हुआ है r/3, यानी इसका स्क्वायर कर दो आप, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, यानी ये 3 टाइम्स हो गया। तो हो गया ये एग्जैक्टली हो गया ये 12 पाई, 4 3 जे 12 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये एरिया फाइनल हो गया। तो ये तो फाइनल एरिया निकल गया, 27 ड्रॉप्स का फाइनल एरिया, सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है। अब आप देखो सरफेस एनर्जी फाइनल अगर आपको कैलकुलेट करना है, सरफेस एनर्जी फाइनल, तो आप क्या करते हो, सरफेस टेंशन को फाइनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, सरफेस टेंशन इनटू एरिया फाइनल। तो एग्जैक्टली सरफेस टेंशन तो इसका दिया हुआ है T ही है, सरफेस टेंशन एग्जैक्टली T नहीं S दिया हुआ है, तो आप S यहां से भी S से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां भी आपने सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है S दिया हुआ है, तो S से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल एरिया कितना आया हुआ है 12 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल सरफेस एनर्जी तो ये आ गया, और इनिशियल सरफेस एनर्जी तो ये आ गया। अब चेंज इन सरफेस एनर्जी अगर आपको बोल रहा है निकालने, इसलिए चेंज इन सरफेस एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो। चेंज इन सरफेस एनर्जी जो हो जाएगा, यानी डेल्टा सरफेस एनर्जी, यानी सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी ये हो गया सरफेस एनर्जी फाइनल, तो वो हो गया इस कितना है S इंटू 12 पाई आर स्क्वायर हो गया, और सरफेस एनर्जी इनिशियल एग्जैक्टली S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो अब देखो 12 S पाई आर स्क्वायर में 4 S पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 8 इंटू S पाई आर स्क्वायर बच रहा है। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, ये हो गया आंसर। दिस इज